नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गुरु तेग बहादुर ने कुछ सदी पहले महान कार्य के लिए दिया था सर्वोच्च बलिदान। प्रधानमंत्री ने लोगों से गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए प्रचार समाप्त। 22 दिसंबर को होगा मतदान। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ और कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं के लिए होगी अलग अलग लाइन। बिना मास्क के मतदाताओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। विमेन अगेंस्ट सोशल एविल्स ने अल्कोहल और मनी कल्चरल से मुक्त चुनाव की अपील। 8वीं पूर्वोत्तर महोत्सव शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कोविड महामारी के बाद के समय में देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र बनकर उभरेगा एक पसंदीदा पर्यटक क्षेत्र और व्यापार का आकर्षक स्थल। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु तेग बहादुर ने कुछ सदी पहले महान कार्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री ने मत्था टेक कर गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद लिया। श्री मोदी सहित दुनिया भर में लाखों लोगों ने गुरु तेग बहादुर की दयालुता से प्रेरणा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गुरु साहिब का आशीर्वाद है कि उनके 400वें प्रकाश पर्व का विशेष अवसर एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही होगा। श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की। 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था और दिल्ली में 1675 में शहीद हुए। सिख परंपरा के अनुसार गुरु जी कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए लड़े, जो मुगल शासक के अत्याचार से पीड़ित होकर उनके पास आए थे और कर हटवाने का अनुरोध किया था। मुगल शासक की अवज्ञा करने के आरोप में मुगल शासक के आदेश पर 1675 में सरेआम गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। मतदान 22 दिसंबर को और मतगणना 26 दिसंबर को होगी। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए दिव्यांगजनों, वरिष्ठ मतदाताओं और कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए मतदान केंद्र पर अलग लाइनें होंगी। राज्य चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी हाबुंग लामपुंग के अनुसार हर चुनाव की तरह इस बार भी पुरुष और महिलाओं के लिए मतदान केंद्र पर अलग कतार होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान अधिकारी उन्हें वोट डालने की सुविधा देंगे ताकि उन्हें लाइन में खड़ा न रहना पड़े। कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे 3 बजे आने को कहा गया है। श्री लापुंग ने बताया कि आगामी 22 दिसंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक कोविड प्रभावित व्यक्ति की लाइन में न आए। मास्क लगाकर नहीं आने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग उपलब्ध रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपये और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वुमेन अगेंस्ट सोशल एविल्स वसे ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अल्कोहल और पैसे का उपयोग न करने की अपील की है। वसे की महासचिव जोयांग तासुंग मोयांग ने उम्मीदवारों से चुनाव कार्य के लिए नाबालिग बच्चों को अल्कोहल न वितरित करने की अपील करते हुए राज्य में एक नज़ीर पेश करने का आह्वान किया है। वैसे के सदस्य घर घर जाकर चुनाव संबंधी अपील का पोस्टर चिपका रहे हैं और राजनीतिक दलों की महिला कार्यकर्ताओं से प्रदेश में चुनाव के दौरान मनी और अल्कोहल कल्चरल को समाप्त करने में सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। वैसे ने लोगों से प्रत्येक गांव, नगर, वार्ड और जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान का आह्वान किया है। इधर तागिन कल्चरल सोसाइटी ने राज्य के लोगों से शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव की मिसाल कायम करने और निडर होकर लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने की अपील की है। वुमेन अगेंस्ट सोशल एविल्स आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सभी उम्मीदवार और जो इंडिपेंडेंस से खड़े हो रहे हैं उन सभी उम्मीदवारों से और पॉलिटिकल पार्टीज से विनती करते हूँ कि आप इलेक्शन के दौरान शराब और पैसा ना बांटें
और स्पेशली हमारे जो माइनर बच्चे हैं उनको बिल्कुल शराब न दें, ये हमारी आपसे विनती है। और हम हमारे आज के जो युवा वोटर्स है, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मत भूलो, आप आज के वोटर्स है, आप आज के युवा है, पर आप हमारे कल के कैंडिडेट हैं, हमारे उम्मीदवार हैं। तो अगर आज आप पैसा नहीं मांगेंगे, शराब नहीं मांगेंगे, टॉप अप के पैसा नहीं मांगेंगे। ईस्ट सियांग जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर किन्नी सिंह पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान और मतगणना से 2 दिन पहले जिले में शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज से 22 दिसंबर तक सभी IMFL और बियर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने ड्राई डे डिक्लेयर करते हुए 25 और 26 दिसंबर को भी शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार आज सुबह से ही ईस्ट सियांग जिले में ड्राई डे के तहत शराब और बियर की दुकानें बंद है। जिला प्रशासन आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने में लगा हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 11 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 241 है और अब तक 16,333 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शनिवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 7, तवांग से 6, वेस्ट कामेंग से 3, पापुमपारे और लेपारादा से 1-1 मामले शामिल है। प्रदेश में कोविड रिकवरी दर 98.22% है और कल राज्य भर में जांच के लिए 522 सैंपल लिए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,05,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,477 दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के बारे में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया। के एक्सपर्ट्स ने मिलकर और उन्होंने सब जो वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम किया है, विज्ञान की जो रिसर्च पर काम किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम किया है, वायरस के आइसोलेशन पर काम किया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद के समय में देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक पसंदीदा पर्यटक क्षेत्र और व्यापार का आकर्षक स्थल बनकर उभरेगा। कल 8वें पूर्वोत्तर क्षेत्र महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन के बल पर देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से काफी हद तक महफूज रहने वाला यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा और यूरोप से आने वाले सैलानियों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बांस सहित अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा का दोहन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर खरा उतरते हुए आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती देगा। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
बिप्लब कुमार देब, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग सहित पूर्वोत्तर राज्य के कई आला अधिकारी मौजूद थे। It's a very charming, very beautiful festival, and under the initiative of Samkanu Mahanta and his team, who have been organizing for so many years to focus Northeast in the national platform and also to draw the attention of the national and international tourists to the beautiful region of Northeast. Its potentialities, possibilities and prosperities are being well projected through their banner and literature and also video clipping. I believe this is how Northeast will have to grow under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Northeast is the integral part of India. And Northeast now have certain goal being set by Honorable Prime Minister. The goal to play the role of a new engine for India's growth. It's a bigger responsibility bestowed on the soldier of the Northerner. Considering the available resources in the region. और हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सपोज नहीं है, हम लोग सबसे बड़े इकोनॉमी बनेंगे और टूरिज्म में सबसे आगे कोई जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बहुत लोगों ने देखा नहीं है अभी तक। इस कोविड के बाद कोई और यूरोप में नहीं जा रहे, बड़े शहर में नहीं जा रहे हैं, और ढूंढ रहा है नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जा सकता है, क्या सुंदर है, क्या है, उसमें आएंगे। मैं आप लोगों को बोलूँगा, आयोजनकर्ता को, टूरिज्म सेक्टर हर स्टेट में डेवलप्ड हो रहा है, डेवलप्ड हो चुकी है और उस दिशा में चल पड़े हैं। तो अगले 10 साल टूरिज्म में नॉर्थ ईस्ट का है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह कह रहे हैं। Song is of the Bodo tribe, Bathoism, jinto faith, jinto astha, tar logot jorito. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की पर्यटन की जबरदस्त संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले की लिखी पुस्तक ओ मिजोरम का वर्चुअल तरीके से विमोचन करते हुए उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के साथ हवाई संपर्क मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन उत्तर पूर्व के विकास का मुख्य आधार बन सकते हैं और इसके लिए इस क्षेत्र की क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास तथा संपर्क बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर साल भारत में 2 करोड़ 60 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उन्हें आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं। Can show the way to the rest of India. People there live in harmony with nature. They eat natural food. That should inspire the remaining population to adopt a healthy lifestyle. Physical fitness, healthy lifestyle, eating proteinous food are the need of the hour. This pandemic has highlighted the need for living with nature and eating healthy food. देश भर में क्रिसमस की खरीदारी शुरू हो गई है। लोग दुकानों में सजावट के सामानों के साथ नए परिधान खरीदने में मशगूल है। क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर लोगों में उत्साह को देखते हुए कोविड से प्रभावित दुकानदारों को बिक्री बढ़ने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ी है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाने के विषय में कई संगठन अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री की खरीदारी के साथ साथ त्योहार के समय उपयोग होने वाले सामानों की मांग बढ़ रही है। बहुत से लोगों को एक दूसरे के लिए उपहार खरीदते हुए देखा जा रहा है। कोरोना काल की वजह से सेंटा क्लॉज को हम लोग ने ये सब्जेक्ट रखा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 3 मुद्दे हैं कि मास्क का वापर और हाथ को सैनिटाइज और सुरक्षित अंतर,
ये तीनों ही मुद्दों पे हमने सेंटा क्लॉज के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया, जो एक बेस्ट तरीका है। ट्रेनें फ़िलहाल 100% फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, तो BST बसेस के हर एक स्टेशनों पे काफ़ी कर दी है। और मेरे को सेंटा ने सैनिटाइज़र मास्क दिया और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को मास्क और सैनिटाइज़र देगा, अच्छा लगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।